सोचें, खलीज फारस आग की लपेट में है। जो कुछ सिर्फ एक हफ्ते में हुआ, इसने पूरे खित्ते को एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये बहरान इतनी तेज़ी से फैला कैसे और इसके असरात कितने गहरे हैं। सिर्फ 7 दिन? जी हाँ, सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर खलीज की पूरी सूरत हाल जैसे आग का गोला बन गई। वाकयात इतनी तेजी से एक के बाद एक हुए कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ गया, और जो थोड़ा बहुत इस्तेहकाम था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अफरा तफरी का पहला धमाका यूं कहें दोहा में हुआ। एएफपी की रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि शहर शदीद धमाकों से लर्ज उठा, लोगों में एकदम खौफ व हैरास फैल गया, और ये इस बहरान के बाकायदा आगाज का इशारा था। और ये आग सिर्फ दोहा तक नहीं रुकी, फौरन ही खतरे के सायरन दुबई में गूंजने लगे। इन्वेस्टिंग लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमलों का खतरा था और पूरे शहर में सायरन बज रहे थे, जिसने इस बड़े तिजारती मरकज़ को हाई अलर्ट पर डाल दिया। और फिर ये तनाज़ा और भी फैल गया। एएफपी ने खबर दी कि यरूशलेम में भी मिसाइल अलर्ट के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ये कुछ छोटी मोटी मुकामी झड़प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इलाकाई तसादम शुरू हो चुका है। अच्छा, तो इस सारी अफरा तफरी के पीछे असल में एक और जंग चल रही थी, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली की। एक तरफ से एक ऐसा हमला किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और दूसरी तरफ से एक हाईटेक डिफेंस शील्ड ने उसका सामना किया। ये एक ऐसी आजमाइश थी जिस पर सबकी नज़रें जमी हुई थी। हमले की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 2500 से ज़्यादा। जी, ईरान ने पहले 5 दिनों में 2500 से ज़्यादा हथियार फायर किए। ये तादाद ही बता देती है कि ये हमला कितना बड़ा और कितना संगीन था। और ये कोई सीधा साधा हमला नहीं था, इसमें कई तरह के हथियार इस्तेमाल हुए। बैलिस्टिक मिसाइल भी थे, क्रूज मिसाइल भी, और शाहिद वन वे अटैक ड्रोन्स भी। मकसद ये था कि दिफाई निज़ाम को हर तरफ से हर तरह से चैलेंज किया जाए। अच्छा, अब ये जो डेटा है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखें, शुरू में हमला बहुत बड़ा था, लेकिन ये आदादुशुमार दिखा रहा है कि ईरान की लॉन्च करने की सलाहियत कितने तेज़ी से कम हुई। पहले दिन 350 बैलिस्टिक मिसाइल थे और 5वें दिन सिर्फ 40 रह गए। इससे क्या पता चलता है? यही कि जवाबी कार्रवाइयाँ काफ़ी मौसर रहीं और उन्होंने ईरान के लॉन्च नेटवर्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। यहाँ पर इस जंग का एक और पहलू सामने आता है, खर्चा। और ये खर्चा बराबर का नहीं है। एक शाहिद ड्रोन जिसकी कीमत तकरीबन $35,000 है, उसे गिराने के लिए एक पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होता है जिसकी कीमत $40 लाख है। मतलब दिफा बहुत बहुत महंगा पड़ रहा है। और यही हिकमत अमली हमलावर को फ़ायदा देती है कि वो कम कीमत पर दिफा करने वाले के महंगे वसाइल ख़त्म करवा दे। तो इतना महंगा होने के बावजूद क्या ये दिफाई निज़ाम काम कर रहा था? जी बिल्कुल, और बहुत मौसर तरीके से। ज़रा मुत्तहिदा अरब इमारात के ये आदाद-ओ-शुमार देखें। 196 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 181 को रोक लिया गया और 1072 ड्रोन्स में से 1001 को। ये खलीज में मौजूद मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की ज़बरदस्त कामयाबी को जाहिर करता है। अच्छा, तो ये तो हुई फौजी कार्रवाइयों की बात। अब ज़रा मैदान जंग से हट कर देखते हैं कि इस तनाज़े का मईशत पर और आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। हुआ ये कि बहरीन के इलाके महामेर में तेल की एक बड़ी तनसीब को टारगेट किया गया, जिससे वहां आग भड़क उठी। ये एक छोटा सा वाकया नहीं था, इस एक वाकये ने पूरी आलमी मईशत में हलचल मचा दी। और वो हलचल कैसी थी? जैसे ही इस हमले की खबर फैली, खाम तेल की कीमत एकदम से बढ़कर $78.98 फी बैरल तक पहुंच गई। ये बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है कि कैसे एक मकामी हमला पूरी दुनिया में तवानाई की कीमतों को मिनटों में ऊपर नीचे कर सकता है। और ये असर सिर्फ माइशत तक नहीं रहा, बहुत जल्द इसने आम जिंदगी को भी मुतासर करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी को अचानक इलाकाई फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी गईं, मतलब सफ़र एकदम ठप। फिर 4 मार्च को मुत्तहिदा अरब इमारात में स्कूलों को वक्त से पहले ही छुट्टियां देनी पड़ीं। यहाँ तक कि ग्लोबल विलेज जैसे मशहूर तफरीही मकामात को भी बंद कर दिया गया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। इस बहरान का एक और इंसानी पहलू भी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 20,000 जहाज़रां यानी समंदर में काम करने वाले लोग खलीज में फंस कर रह गए। ये जाहिर करता है कि आलमी तिजारत पर इसका कितना गहरा इंसानी असर पड़ा।
تو جب خطے میں یہ سب ہو رہا تھا تو باقی دنیا کیا کر رہی تھی؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر اس بحران پر کیا رد عمل سامنے آیا اور کیسے مختلف ممالک کے اتحاد مزید پکے ہوتے گئے۔ سب سے پہلے تو خلیجی ممالک نے جی سی سی کے پلیٹ فارم سے ایک بہت مضبوط اور متحدہ پیغام دیا۔ ان کے بیان میں صاف صاف کہا گیا کہ کسی بھی رکن ملک پر حملہ تمام جی سی سی ممالک پر براہ راست حملہ سمجھا جائے گا۔ اس اعلان نے صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ باقی دنیا کا رد عمل بہت تیزی سے آیا، لیکن اس میں واضح تقسیم نظر آئی۔ ایک طرف مغربی اتحادی تھے جنہوں نے فوراً ایکشن لیا۔ نیٹو نے اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم ہائی الرٹ کر دیا، برطانیہ نے قطر میں مزید لڑاکا طیارے بھیج دیے، اور امریکہ نے تو کویت میں اپنا سفارت خانہ ہی عارضی طور پر بند کر دیا۔ لیکن دوسری طرف روس نے بالکل الٹا موقف اختیار کیا اور اس سالے بحران کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ اس ساری صورتحال میں ایران کا موقف کیا تھا؟ وہ بھی بالکل صاف تھا۔ ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ہم جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ بیان ان کے ارادوں کو بالکل واضح کر رہا تھا۔ تو اب ہم آخر میں اس بحران کا ایک خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی اب تک انسانی اور اسٹریٹجک قیمت کیا رہی ہے۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اٹریشنل وارفیئر۔ اس کا مطلب ہے فرسودگی کی جنگ۔ یہ ایک ایسی فوجی حکمت عملی ہے جس میں ایک فریق دوسرے کو مسلسل جانی اور مالی نقصان پہنچا کر اتنا تھکا دیتا ہے، اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ آخرکار ٹوٹ جائے۔ یاد ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کے میزائل حملے کم ہو رہے تھے، وہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور ہر جنگ کی طرح اس کی بھی ایک انسانی قیمت ہے۔ اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق اس آپریشن میں 6 امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے، متحدہ عرب امارات میں 3 عام شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، اور 94 کے قریب مختلف قومیتوں کے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ تو اس پورے بحران سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جدید اور مربوط ایئر ڈیفنس سسٹم بڑے پیمانے پر کیے گئے حملوں کو بھی ناکام بنا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اس دفاع کی قیمت بہت بہت زیادہ ہے، مالی بھی اور انسانی بھی، اور یہی چیز حملاور کو ایک طرح کی برتری دیتی ہے جو ایک فرسودگی کی جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اتحاد سخت ہو رہے ہیں، معیشتیں دباؤ میں ہیں۔ ایسے میں ایک بڑا سوال سب کے ذہن میں ہے، کیا یہ بحران اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یا یہ تو ایک بہت بڑی وسیع تر جنگ کا صرف آغاز ہے؟ اس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔